थोड़त्रासी में एक नौजवान हारसद मेहता बंबई स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार कदम रखता है। उसे ये नहीं पता था कि अगले 10 सालों में वो स्टॉक मार्केट का बगबल बन जाएगा। न सिर्फ वो लाखों रुपए कमा लेगा, बल्कि उसके पास लग्जरी गाड़ियां, कीमती दफातर और एक 15,000 मुरब्बा फुट का घर होगा। लेकिन जितनी तेजी से हारसद की कामयाबी हुई, नाकामी भी सामने आने वाली थी। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े माली स्कैंडल की। 1973 में राजस्थान के शहर रायपुर में 18 साल हारसद की जिंदगी से वो खुश नहीं था। उसके वालिद का कारोबार और सेहत दोनों ही खराब थे, लेकिन हारसद ने फैसला किया कि वो अपनी तकदीर बदलने के लिए कुछ करेगा। उसी मकसद के तहत वो बंबई आया। उसने लाला लजपत राय कॉलेज में दाखिला लिया और छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे प्लास्टिक का सामान उठा करना और सीमेंट बेचना। कई बार वो खुद ही सामान पहुंचाता था ताकि पैसा बचा सके। 1947 में कॉलेज मुकम्मल करने के बाद हारसद ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए माहाना पर क्लर्क की नौकरी कर ली। उसके भाई अश्वन मेहता ने ICICI में काम शुरू किया और दोनों ने अपनी नौकरियों के साथ छोटे कारोबार भी करने शुरू किए। लेकिन जब कुछ नहीं बना तो दोनों ने फैसला किया कि उस स्टॉक मार्केट में किस्मत आजमाया जाए। उस वक्त बंबई स्टॉक एक्सचेंज में एक तजारती हल्का था, जहां शेयर्स को हाथों से खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अभी मुतारफ नहीं हुई थी। यहां सिर्फ जाबर्स और ब्रोकर्स को काम करने की इजाजत थी। हारसद ने एक ब्रोकर P. एम्बालाल से जाबरी के तौर पर काम शुरू करने की दरख्वास्त की और बहुत कोशिश के बाद उसे जाबरी का बीज मिल गया। लेकिन उसकी पहली दिन की कारकर्दगी बरी रही और वो 2,000 रुपए का नुकसान कर बैठा। लेकिन उसके बजाय कि वो मायूस होता, उसने उसी दिन में एक नई कोशिश की और उसके बाद से वो कामयाब हो गया। नुकसान से सबक सीखा और सख्त मेहनत शुरू कर दी। जल्द ही हारसद मार्केट का सबसे हुनरमंद जाबिर बन गया। उसने ये समझा कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें कंपनियों की अंदरूनी मालूमात ज्यादा से ज्यादा और दूसरों से पहले दरकार होंगी। उसने मुख्तलिफ लोगों से ताल्लुकात बनाए जो उसे कंपनियों की प्रोडक्शन की मालूमात दे सकते थे। इस तरह वो गैर कानूनी अंदरूनी तिजारत, इंसर ट्रेडिंग करने लगा। 1982 तक हारसद ने अंदरूनी तिजारत के जरिए बहुत पैसा कमा लिया था और एक बड़े घर में मुंतकिल हो गया था। अब वो स्टॉक मार्केट में एक और तकनीक, पंप एंड डंप, आजमाना चाहता था। इस तरीके से वो किसी कम खरीदार बेची जाने वाली कंपनी का शेयर खरीदता, कीमत बढ़ाकर उसे बेचता और मुनाफा कमाता। ये तरीका उसके लिए कामयाब रहा और उसने बहुत पैसा कमाया। लेकिन 1982 का ब्लैक थर्सडे उसके लिए तबाही का सबब बना। मार्च 18 थोड़ी देर में 1982 को मार्केट तेजी से गिरना शुरू हो गई और हारसद को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसे अपनी बीवी के जिवर तक गिरवी रखना पड़े। कुछ महीनों तक उसके भाई की बीवी ने घर के अखराजात हैं बर्दाश्त किए, जो एक फरी लांसर ब्यूटेशन थी। फिर जून 1982 में हारसद और उशॉन ने दोबारा मार्केट में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने ग्रोमोर कंसल्टेंट्स नाम से अपना स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार शुरू किया, जो लोगों को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के मशूरे देने लगा। इस कारोबार के शुरू होने पर इशोन के ससर ने 4 लाख रुपए दिए और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 1 लाख रुपए का कर्ज दिया। अब ग्रोमोर का नाम मशहूर होने लगा क्योंकि उसके सरमायाकारी के तरीके बहुत कामयाब साबित हुए थे। 1905 तक हारसद मेहता ने खुद को स्टॉक मार्केट का जादूगर साबित किया था, लेकिन उनकी कामयाबी को देखकर मार्केट का एक पुराना खिलाड़ी मनु मनीक खुश नहीं था। मनु मनीक ने बियर की हिकमत अमली अपनाई थी, यानी वो ऐसे शेयर्स खरीदता था जिनकी कीमत गिरने वाली थी। 1966 में जब बजट में कुछ सख्त फैसले किए गए तो स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गई। हारसद ने बड़ी मिकदार में SPIC कंपनी के शेयर खरीदे, लेकिन उसकी कीमत में कमी आ गई। मनु मनीक ने उसका फायदा उठाया और SPIC के शेयर्स की कामयाबी बढ़ा दी। हारसद ने एक नया मंसूबा बनाया जिसमें वो बैंकों के जरिए पैसे को स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल करता। उसने पछाले तजर्बात से फायदा उठाते हुए मार्केट में स्टॉक की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ा दें।
लेकिन फिर 1992 में उसकी हरकतें पकड़ी गई। 24 अप्रैल 1902 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर खबर दी कि एसबीआई के 500 करोड़ रुपए गायब हैं। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई और उसके बाद हुकूमत ने इंक्वायरी शुरू कर दी। ये स्कैंडल 4000 करोड़ रुपए तक है पहुंचा और 4 जून 1902 में हर्षद और यशवंत मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हर्षद के उसासे जब्त कर लिए गए और वो बरसों तक कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। दिसंबर 2001 में हर्षद की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और उसके बाद भी उसकी कहानी मुतनाज़िहा रही। कुछ लोग हर्षद को फ्रॉड और स्कैंडल का कसूरवार मानते हैं, जबकि उसके खानदान का कहना है कि वो उन तरीकों का शिकार हुआ जो इस वक्त मार्केट में आम थे। मेरे ख्याल में हकीकत दोनों नजरियात के दरमियान कहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आगे ये वीडियो भी देखें।